वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग की। क्या डिफरेंस होता है और इसके आगे हम रिस्पायरेशन एंड कंब्यूशन की भी बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, स्माइल गिव्स एवरीथिंग, मुस्कुराहट सब कुछ देती है, इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए और जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है डेट इज श्वसन तथा सांस लेना एंड रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। मैंने पहले भी ये चीजें बहुत बार बताई हैं अपने कॉलेज, इंटर कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, और जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको, कि श्वसन तथा सांस लेने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब लंग को O2 और CO2 की आवश्यकता होती है तो वो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का। लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कि सेल्स में O2 और CO2 की आवश्यकता और अनावश्यकता है, उसके एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस दोनों प्रोसेस में होता है। लेकिन सेल टू सेल, ऑर्गन टू ऑर्गन, सिस्टम से सिस्टम और बॉडी टू बॉडी अगर हो रहा है तो वो रिस्पायरेशन कहलाता है। देखिए क्या अब इसमें बुक में बताया गया है, ये समझिए, ध्यान से समझिएगा। श्वसन तथा सांस लेने की प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न होती है। सांस लेना एक कैसी प्रक्रिया, भौतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? फिजिकल प्रोसेस है। सांस लेने में निःश्वसन ब्रीथिंग इन के समय जंतु वातावरण से ऑक्सीजन अपने शरीर में लेता है, तो जहां विसरण द्वारा रक्त में अवशोषण होता है। इसे ब्रीथिंग आउट के समय कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण फेफड़ों में ली गई वायु में होता है, जो वायुमंडल में चली जाती है। तो एक लंग में O2 और दूसरे लंग में CO2, दोनों ही O2 और CO2 से भरे हुए होते हैं। छोटे जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों में सांस लेने के लिए नाक तथा फेफड़े नहीं होते। वे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण से आदान प्रदान कर अपने शरीर के बाहरी पृष्ठ द्वारा सीधे करते, तो बॉडी सरफेस से सूक्ष्म जीव करते हैं। मछलियां ये आदान प्रदान वायुमंडल से नहीं, वरन अपने चारों ओर उपस्थित जल से ही O2 और CO2 का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। आगे देखिए, इसके विपरीत श्वसन एक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? केमिकल प्रोसेस है, बेसिकली बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो प्रत्येक जीवधारी की प्रत्येक कोशिका में होता है। कहाँ होता है? प्रत्येक कोशिका में होता है। देखिए आगे कोशिका वाली बात, तो इसे याद रखिएगा। इस क्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिका चक्र तथा निर्गत कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका से फेफड़ों तक परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा या रुधिर के प्रवाह के द्वारा होता है। श्वसन तथा सांस लेने के इस चक्र को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे बेसिकली ये ना भी समझे, लेकिन आप इसे हमेशा याद रखिए कि जब O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, तो ब्रीथिंग है, और पर्टिकुलर सेल टू सेल हो रहा है या ऑर्गन टू ऑर्गन, सिस्टम से सिस्टम हो रहा है, तो वो क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। तो ये यहाँ वायुमंडल से O2 और CO2 को ले रहा है, ये क्या है? सांस लेना है। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? लंग्स में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा O2 और CO2 का कोशिकाओं में हो रहा है। ये बेसिकली साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले प्रोसेस होते हैं। तो ये अंतर होता है मुख्य इनमें। अगर हम आगे आ जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रिस्पायरेशन एंड कंब्यूशन, श्वसन तथा दहन में क्या अंतर होता है? देखिए, श्वसन में यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, और हमें इस ऊर्जा के रूप में हमें ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा तब मिलती है जब कार्बनिक पदार्थों को वायु में जलाकर उसका ऑक्सीकरण किया जाता है। तब श्वसन एवं दहन में बेसिकली अंतर क्या होता है कि जब ऊर्जा मिल रही है तो वो रिस्पायरेशन है, लेकिन कार्बनिक पदार्थों को वायु में जला करके जब उसका ऑक्सीकरण किया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? कंब्यूशन कहलाता है। दहन में वायुमंडल की ऑक्सीजन यौगिक से संयोग करती तथा प्रक्रिया के एक ही चरण में समस्त ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इससे ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में यौगिक की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यह क्रिया अपेक्षाकृत तीव्र दर से होती है, जिससे कम समय में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण
ताप बहुत उच्च 10,000 डिग्री से 2,000 डिग्री तक हो जाता है। तो आप ये ताप को याद रखेंगे। इसके विपरीत श्वसन की प्रक्रिया अनेक चरणों में तथा अपेक्षाकृत धीमी गति से होती है, जिससे ताप सामान्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। श्वसन से मुक्त ऊर्जा भी रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, जो श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है वो भी एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही होती है, जो एटीपी में संचित होती है। वो एटीपी में संचित होती है तथा एटीपी के आवश्यकता के अनुसार अपघटन से इस ऊर्जा की प्राप्ति ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। तो किसी ना किसी ऊर्जा का कन्वर्जन होता है, और जब इसका अपघटन होता है तो ये जो ऊष्मा हमें मिलती है वो यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलती है, तब हमें एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है, जिससे विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं और जैव रासायनिक क्रियाएं किसी भी जीव शरीर में होती हैं। तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाले लेटेस्ट बायोलॉजी पाठशाला के अपडेट आप तक पहुंच सके। आई होप कि आपको बायोलॉजी पाठशाला समझ में आ रही हो। अभी लेटेस्ट इसके जल्द ही ओवरऑल जो व्यूवर्स हैं वो 10,000 होने वाले हैं, और ये सब आपका सपोर्ट है जिसकी वजह से ये व्यूवर्स बढ़ रहे हैं। सो आई होप कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक इसे पहुंचाया जा सके और इसका लोग लाभ उठा सकें। सो बायोलॉजी पाठशाला की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर के, चाहे वो 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, 12th हो, तो आप उसे हमें पर्सनली मैसेज करके या आप यूट्यूब पर मैसेज करके भी आप दे सकते हैं। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन।